तो बच्चों अस्सलाम वालेकुम। ये लास्ट जैसा कि आज हमने पिछली क्लासेस में आपको जो चैप्टर कवर कर रहे थे व्हाई डू वी फॉल इल, उसमें आपको मैंने हेल्थ के बारे में बता दिया था और इसके अलावा हमने डिजीजेस बताई थी। अगर आपको याद हो, डिजीजेस में मैंने आपको सबसे पहले बताया था एक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस। जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती हैं वो एक्यूट होती हैं और ज़्यादा टाइम के लिए होती हैं वो क्रॉनिक होती हैं। और उसके बाद आपको बताया था कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल, द डिजीज विच गेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अदर। एक इंसान से दूसरे पर्सन में जो बीमारियां ट्रांसफर हो जाती हैं उनको हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस। ये बीमारियां एक इंसान से दूसरे इंसान में या तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से लगती हैं या एनिमल के बाइट से। रैबिड एनिमल जानते हैं ना, रैबिड एनिमल के बाइट से लगती हैं, इस्तेमाल की हुई चीजों से लगती हैं, इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स के कांटेक्ट में आने से, मतलब खांसी हुई, स्नीजिंग हुई, उसकी ड्रॉपलेट्स के कांटेक्ट में आने से, कंटामिनेटेड चीजों के कंज्यूम करने से, इनसे भी वो फैलती हैं, या मॉस्किटो की बाइट से, उसको भी वो, ये सारी बीमारियां कम्युनिकेबल होती हैं। नॉन कम्युनिकेबल आपको बताया था वो बीमारियां जो एक इंसान में कन्फाइंड रहती हैं, वो दूसरे पर्सन में ट्रांसफर नहीं हो सकती, वो बीमारी नॉन कम्युनिकेबल है। अगर एग्जाम में पूछा जाए नॉन कम्युनिकेबल में तो आप क्या बताएंगे? डायबिटीज बता सकते हैं, गाउट की प्रॉब्लम बता सकते हैं, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम बता सकते हैं, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम बता सकते हैं, रीनल कैल्कुलाई जिसको आप आम जबान में पथरी कहते हैं उसकी प्रॉब्लम आप बता सकते हैं, किसी की किडनी खराब हो गया, रीनल फेलियर हो गया, उस केस में ये सारी वो बीमारियां हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर नहीं होती, वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं। फिर बच्चों आपको याद होगा मैंने बताया था डिजीज को एक और कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक होती है नॉन इन्फेक्शियस और इन्फेक्शियस। नॉन इन्फेक्शियस मतलब वो डिजीजेस जो आपकी बॉडी में किसी पर्टिकुलर ऑर्गन के ठीक से ना काम करने की वजह से है, तो उनको हम कहते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। जैसे डायबिटीज नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है, हाइपरटेंशन नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है, इसके अलावा ब्रेन ट्यूमर नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है। तो ये सारी वो पेप्टिक अल्सर, पेट में जो अल्सर हो जाता है वो नॉन इन्फेक्शियस, हालांकि उसमें बैक्टीरिया शामिल होता है। तो इसके अलावा बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो नॉन इन्फेक्शियस हैं, लेकिन इन्फेक्शियस के अंदर इधर देखो, इन्फेक्शियस डिजीज में आपको बताया था इन्फेक्शियस डिजीज यानी कोई पैथोजन के कांटेक्ट में आने से जो बीमारियां होती हैं वो इन्फेक्शियस डिजीज, जिसमें बैक्टीरियल डिजीज। कोई एग्जांपल? बैक्टीरियल डिजीज में एग्जांपल बताया था टाइफॉइड, कौन कॉज करता है? सैल्मोनेला टाइफी। एक फिर बताया था निमोनिया कॉज बाय स्ट्रेप्टोकोकस नाम का एक बैक्टीरिया होता है, उससे होता है। तीसरा बताया था कॉलरा, वाइब्रो कॉलरी, ये बैक्टीरिया का नाम है, उससे होता है। फिर उसके बाद वायरस से होने वाली बीमारी का नाम बताया था। वायरस जो वायरस से होती है, वायरस में एड्स की फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसके अलावा एक नाम बताया था डेंगी जो लोग बहुत ज्यादा समझते हैं मच्छर से ट्रांसफर करता है, लेकिन होता कैसे है? फ्लैवी वायरस। एक और आपको नाम सुनोगा चिकनगुनिया, कॉज बाय अल्फा वायरस। एक होता है सार्स, SARS, सार्स एक सांस की बीमारी है, जैसे कोविड है, उसका नाम है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, ये वायरल डिजीज है। एक वो नाम सुना होगा कॉमन कोल्ड, यूसुफ, कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय राइनोवायरस, ये वायरल डिजीज है। प्रोटोजोआ से होने वाली माहिर कोई डिजीज का नाम बताओ, कोई 3 डिजीजेस जो प्रोटोजोआ से होती हैं। मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस, एक और नाम बताया काला आजार, अमीबायासिस। अब देखो जो मलेरिया है, मलेरिया कौन कॉज करता है जोया? मलेरिया कॉज करने वाले प्रोटोजोआ का नाम होता है प्लाज्मोडियम। और स्लीपिंग सिकनेस कॉज बाय, आपको बताया होगा एक प्रोटोजोआ का नाम ट्राइपैनोसोमा नाम का एक प्रोटोजोआ होता है, जिसको हमारी बॉडी तक पहुंचाने के लिए एक फ्लाई होती है, सेट्सी फ्लाई। तीसरा बताया होगा एक प्रोटोजोआ होता है लीशमानिया, ये कॉज करता है काला आजार। ये प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज है।
ऐसे ही फंगस से होने वाली डिजीज के अगर मैं नाम बताऊं, एक तो आपको पता होगा रिंग वर्म, एक होता है एथलीट फुट। ये वो डिजीज हैं जो फंगस से होती हैं। कुछ कीड़ों से होने वाली डिजीजेस होती हैं। इधर देखो, जो कीड़े, एक नाम बताया होगा कि एक वर्म होता है जिसका नाम होता है एस्कैरिस राउंड वर्म। वो आपकी बॉडी में पहुंच जाए तो एक बीमारी कॉज करता है एस्कैरियासिस। इफ यू रिमेंबर, एक बीमारी होती है एलिफेंटियासिस, उसको कॉज करने वाला एक वर्म होता है वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी। अगर याद ना रहे तो फाइलेरियल वर्म लिख के आ जाना, FILARIAL, फाइलेरियल वर्म। एलिफेंटियासिस बीमारी का दूसरा नाम फाइलेरियासिस भी है, तो इसलिए एग्जाम में दोनों में से किसी नाम से भी सवाल आ सकता है। तीसरा, एक बात बताई होगी, टीनियासिस, टेप वर्म जो होता है उससे होता है। तो टीनियासिस ये सारे कीड़ों से होने वाली डिजीज है। फिर उसके बाद इफ यू रिमेंबर बच्चों, मैंने आपको कुछ बातें बताई थी एंटीबायोटिक्स की। एंटीबायोटिक्स में आपको बताया, एंटीबायोटिक्स में बताया था वो केमिकल जो एक ऑर्गेनिज्म, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होते हैं और उसको दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को खत्म करने के लिए, मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उनको क्या कहते हैं बच्चों? एंटीबायोटिक्स। अगर कोई एंटीबायोटिक का कोई एग्जांपल देना हो बच्चों, क्या देंगे? पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एम्पिसिलिन, ये सारी वो एंटीबायोटिक हैं जो ऑर्गेनिज्म से हासिल होती हैं। एंटीबायोटिक्स करती क्या है बेटा हमारी बॉडी में? क्या कशा? इसको, हाँ, पैथोजन जो होता है उसका सेल एनवेलप को डैमेज करती है। सेल एनवेलप को डैमेज करती हैं, तो ये एंटीबायोटिक का काम होता है। आपको ये भी बताया था एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट वायरल डिजीज। अगर आपको कोई वायरल इंफेक्शन है, वायरल डिजीज है, वायरल फीवर है, वायरल इंफेक्शन है, उस केस में आप एंटीबायोटिक लेंगे, कोई काम की नहीं है एंटीबायोटिक, क्योंकि एंटीबायोटिक का काम होता है सेल एनवेलप को तोड़ना, जबकि वायरस में सेल एनवेलप नहीं होता। तो इस एतबार से वायरसेस को खत्म नहीं किया जा सकता एंटीबायोटिक्स को यूज करके। फिर उसके बाद बच्चों एक टर्म मैंने आपको बताया होगा, वैक्सीन। क्या होता है वैक्सीन? मानिए वैक्सीन बताइए बेटा। होती क्या है? ठीक है, इन्फेक्शन से बचने के लिए लगाते हैं। होती क्या है? अगर आपने टेटनस की वैक्सीन लगाई है, अगर आपने पोलियो की वैक्सीन कंज्यूम की है, अगर आपने चिकन पॉक्स की कंज्यूम की है वैक्सीन, तो वैक्सीन वो क्या है? वो वैक्सीन जो आपकी बॉडी में लगी है, मैंने आपको बताया था वैक्सीन, जिस बीमारी की वैक्सीन आप लगवा रहे हो, यानी उसी बीमारी का इन्फेक्शन तुम्हारी बॉडी में डाला जा रहा है, लेकिन कमजोर करके, वो अधमरा करके, कमजोर करके, किल करके तुम्हारी बॉडी में डाला जाता है। वो कमजोर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब आपकी बॉडी में जाता है तो आपकी बॉडी में डिजीज को कॉज नहीं करेगा, डिजीज कॉज करने के काबिल नहीं रहा, लेकिन आपका इम्यून सिस्टम ट्रिगर करने के लिए वो काफी होता है। आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। उससे फायदा ये होता है आने वाले टाइम के लिए, इन फ्यूचर के लिए आपकी बॉडी उस बीमारी से लड़ने के लिए तैयार हो गई। अगर खुदा न खास्ता आपको वही इंफेक्शन दोबारा से हमला करता है तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी उससे लड़ने के लिए तैयार होती है, अब आपको वो बीमारी नहीं होती। समझ आ गई बात? आपने सुना है टीबी, ट्यूबरक्लोसिस की वैक्सीन अगर आपकी लगी, उसका नाम होता है BCG। BCG वैक्सीन किसके लिए होती है? हो सकता है एग्जाम में ये सवाल पूछ लिया जाए, जो BCG वैक्सीन होती है ये कौन सी बीमारी के लिए? ट्यूबरक्लोसिस के लिए। एक होती है किसके लिए? ओरल पोलियो वैक्सीन, नाम से आपको पता चल रहा है पोलियो। एक होती है कौन सी वैक्सीन? DPT, 3 बीमारियों के लिए है। एक तो होता है डिप्थीरिया, कौन सी? वूपिंग कफ, जिसको हिंदी में कहते हैं काली खांसी, और तीसरा टेटनस। तो ये डिप्थीरिया, वूपिंग कफ और टेटनस के लिए ये वाली वैक्सीन दी जाती है। और इसके अलावा एक और वैक्सीन है MMR, हाँ, मीजल्स, मम्स एंड रूबेला।
इसकी फुल फॉर्म होती है ये सारी वैक्सीन इनके लिए दी जाती है। बच्चों, अगर आपसे सवाल पूछा जाए एग्जाम में कि व्हाट आर द वेरी डिफरेंट वेज बाय विच अ पर्सन कैन बी हेल्दी एंड रिमेन फ्रॉम इन्फेक्शन, इन्फेक्शियस फ्री या डिजीज फ्री अगर कोई पर्सन रहना चाहता है, हेल्दी रहना चाहता है, तो उसको क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले बैलेंस डाइट। द पर्सन मस्ट हैव द बैलेंस डाइट, हर सारे न्यूट्रिएंट्स को एडिक्वेट मात्रा में हो। नंबर 2, रेगुलर एक्सरसाइज करें, फिजिकल एक्सरसाइज करें। नंबर 3, हाइजीन का ध्यान रखें, मतलब पर्सनल और एनवायरमेंटल हाइजीन का ध्यान रखें। अगर वो किसी ऐसे माहौल में काम करता है जहां पर उसको इन्फेक्शन लगने का डर है तो उसमें वैक्सीनेशन लगवाता रहे और इस तरह से वो हेल्दी रह सकता है। अगर आपसे एक सवाल आ गया था एग्जाम में कि व्हाट आर द वेरियस वेज इन विच एन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन कैन हेल्प टू मेंटेन द हेल्दी एनवायरनमेंट इन द स्कूल। स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन आपके स्कूल के अंदर एक हेल्दी एटमॉस्फेयर किस तरह से मेंटेन कर सकता है। अगर आपका कोई स्कूल है, यू आर रनिंग अ स्कूल, आप अपने स्कूल में चाहते हैं सारे बच्चे हेल्दी रहें, बीमारी ना फैले, तो उसके लिए आपको किस 3 चीजों का ख्याल रखना होगा? सबसे पहले आप जब स्कूल बनाएंगे वहां पर क्लासरूम में प्रॉपर एयर वेंटिलेशन हो, लाइट हो प्रॉपर। नंबर 1। नंबर 2, आपको अपने स्कूल का जो एनवायरनमेंट है वो हेल्दी एनवायरनमेंट रखना है। उसमें प्लांट, जैसे ये बता रही हैं, बहुत सारे ग्रीन प्लांट्स आप लगाइए, स्कूल में ट्रीज लगाइए, तो जितना ज्यादा ग्रीनरी होगी उतनी जो एयर होगी, अनहेल्दी एयर होगी, उसको प्यूरिफाई किया जाएगा। नंबर 3, अपने स्कूल के अंदर आपको रेगुलर हाइजीन का ध्यान रखना पड़ेगा, सैनिटाइजेशन का ख्याल रखना पड़ेगा, रेगुलर सफाई का और क्लीनलीनेस का ध्यान रखना पड़ेगा ताकि बच्चों में इंफेक्शन ना फैले। नंबर 4, आप बच्चों को, वहां के बच्चों को रेगुलर उनकी हाइजीन के बारे में और उनके सराउंडिंग हाइजीन के बारे में अवेयर करते रहें ताकि बच्चों के अंदर ऐसी अनहेल्दी हैबिट्स ना डेवलप हो। आप बच्चों को बताएं कि जो कूड़ा है वो डस्टबिन में डालें। कूड़ा भी उनको बताइए, 2 टाइप का कूड़ा होता है, एक गीला कूड़ा होता है, सूखा कूड़ा होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। किस तरह से उन बच्चों को भी आप सजेस्ट करें। उन बच्चों को फिर उसके बाद अगर आपको लग रहा है किसी बच्चे के अंदर इंफेक्शन लग रहा है, कोई बच्चा बीमार है, तो आस्क द फैमिली, आस्क द पेरेंट्स नॉट टू सेंड देयर चाइल्ड टू स्कूल। क्यों? वो इन्फेक्शन, अगर उस बच्चे को वायरल इन्फेक्शन है, वायरल फीवर है, अगर वो बच्चा स्कूल में आएगा तो वो वायरल इन्फेक्शन दूसरे बच्चों को भी लगेगा, तो बहुत सारे बच्चे बीमार पड़ जाएंगे। इसलिए इसका ख्याल रखा जाए और जरूरत पड़े तो बच्चों को या तो स्कूल के अंदर या उनको सजेस्ट किया जाए उन बच्चों का सारे वैक्सीनेशंस लगवाए जाएं ताकि बच्चों को इन्फेक्शन ना हो, बच्चों को हेल्दी गेम्स में, हेल्दी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कराया जाए। ये सब चीजें हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक सवाल एग्जाम में आ जाता है कि अस्पताल में, हॉस्पिटल के अंदर जो पेशेंट्स होते हैं उनको आमतौर पे ब्लेंड, ब्लेंड यानी एक टेस्टलेस फूड बच्चों को, मतलब पेशेंट्स को दिया जाता है। क्यों? तो आप बताएंगे जो ब्लेंड फूड होता है दैट इज इजीली टू डाइजेस्ट करना आसान होता है पेशेंट की, क्योंकि पेशेंट की बॉडी उस वक्त ना क्राइसिस में होती है, पेशेंट की बॉडी स्ट्रेस में होती है, वो बीमारी से रिकवर कर रही है। तो इसलिए अगर हम ऐसा ऑयली और स्पाइसी फूड देंगे तो उस पेशेंट के लिए उसको डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है। इसलिए ब्लेंड फूड ऐसा फूड होता है जिसमें नमक, मिर्च और ऑयल बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है, जिससे उस पेशेंट को आसानी से डाइजेस्ट किया जा सकता है। और ब्लेंड फूड में न्यूट्रिशन भरपूर होता है। न्यूट्रिशस होने की वजह से वो वाला फूड उस पर्सन की इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन कर सकता है, मजबूत कर सकता है, ताकि वो पर्सन उस बीमारी से अच्छे से लड़ सके। जैसे मैंने कहा था, दाल का पानी हो गया, सूप हो गया, एग हो गया, ऐसी चीजों से उसके अंदर प्रोटीन कंटेंट बढ़ेगा और प्रोटीन कंटेंट बढ़ने की वजह से एंटीबॉडीज उसकी बॉडी में बनेगी। ये सारी बातें आप बच्चों को बताएंगी।
ये इस चैप्टर के अंदर माइक्रोब्स के नाम भी आपसे पूछ सकते हैं, ये टॉपिक थे जो इस चैप्टर में थे। यहां तक बात समझ आ गई सब बच्चों को? इस चैप्टर में से ये सारी चीजें जो बताई गई हैं वो पूछी जाएंगी। अब हम जब चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो चैप्टर है कौन सा? नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस देखें, जो रिसोर्सेज, देखिए इंसान, हम इन सारे ऑर्गेनिज्म नेचर पर डिपेंड हैं, नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड हैं। हम और आप बहुत सारी चीजों पर डिपेंडेंट हैं अपनी जिंदा रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए। देखें, हम और आप बहुत सारी चीजों पर डिपेंड हैं। उसमें कई सारे एबायोटिक फैक्टर हैं, एक बायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स पे हम लोग डिपेंडेंट हैं ना। देखें, एबायोटिक मतलब होता है नॉन लिविंग, हवा पे हम डिपेंडेंट हैं, पानी पे हम डिपेंडेंट हैं, सॉइल पे हम डिपेंडेंट हैं। सॉइल, हवा, पानी, ये एबायोटिक फैक्टर, इस पे आप और हम डिपेंडेंट हैं। इसके अलावा बच्चों बायोटिक फैक्टर्स में प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर का मतलब होता है प्लांट्स। हम और आप अपने खाने के लिए बहुत सारे प्लांट्स पर, आपको सब्जियां, वेजिटेबल, फ्रूट्स और बहुत सारी जड़ी बूटियां, बहुत सारी चीजें आपको प्लांट से मिलती है। बहुत सारी ऐसे रिसोर्सेज हैं जिससे आपको खाना मिलता है। आप सब्जियां, फल सब्जियां तो खाते ही, बहुत सारे मसाले आपको प्लांट से मिलते हैं। जैसे आपको नाम मालूम होगा पाइपर निग्रम, जिसको कहते हैं काली मिर्च। इसके अलावा आपने सुना होगा कार्डमम इलायची है, फिर क्लॉव्स हैं, लौंग है, एक नाम सुना होगा दालचीनी, एक नाम सुना होगा जायफल, जावित्री, अश्वगंधा, मुलैकी, तेज पत्ता। ये सारी वो चीजें हैं जो हमें प्लांट से मिलती है, जिसको हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, खाने में इस्तेमाल किया जाता है, फ्लेवर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और यहां तक कि दवाइयों में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको प्लांट से मिलती है, नेचुरल रिसोर्सेज। अपार्ट फ्रॉम दैट एनिमल्स पे आप डिपेंडेंट। नेचर में लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एनिमल्स हैं, एनिमल्स से आप बहुत सारी चीजें हासिल करते हैं। एनिमल्स से आपको दूध मिलता है, एग्स मिलते हैं, फ्लैश मिलता है, इसके अलावा आपको लेदर मिलता है, आपको वुल मिलता है, आपको बहुत सारी चीजें, आपको एनिमल से खुशबू मिलती है। खुशबू कौन सी खुशबू? मस्क बताया था, MUS के मुश्क हिरन की बॉडी से निकाली जाती है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप एनिमल से मिलती है। याद है कॉड लिवर ऑयल के कैप्सूल्स आते हैं, फिशेस से मिलते हैं, विटामिन्स रिच कैप्सूल्स आते हैं। तो बहुत सारी चीजें आप एनिमल से मिलते हैं। तो देखें, तो जो नेचर है, नेचर खुदा ने जो आपको इंसान को जिंदा रहने के लिए, इंसान को सरवाइव करने के लिए बहुत सारी रिसोर्सेज हमें मुहैया कराई हैं। हमारे माहौल में, हमारे एनवायरमेंट में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। उसके अंदर पानी है, लैंड है, वाटर है, बहुत, उसके अलावा एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं। ये रिसोर्सेज हमें दी गई। लेकिन हो क्या रहा है इस चैप्टर का आपके सिलेबस में रखने का मकसद ये है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इंसान खुदा की सबसे ज्यादा सेल्फिश क्रिएशन है, सेल्फिश मखलूक है। हम इंसानों ने अपनी शॉर्ट टर्म गेन्स को पूरा करने के लिए नेचर को एक्सप्लॉइट किया है बुरी तरह से। और इस एक्सप्लॉइटेशन की वजह यह है कि उस एक्सप्लॉइटेशन की वजह से आज नेचर में बहुत सारे, एक नाम सुना होगा इकोलॉजिकल इंबैलेंस क्रिएट हो गया। आपने आजकल आप देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्लाइमेट चेंज, ये सारी की सारी जो वजह आप देख रहे हैं ना, क्लाइमेट चेंज हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रही है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, पानी का लेवल आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड फ्लड्स आ रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड बारिशें हो रही हैं। ये सारी की सारी नेचर में बिगाड़ पैदा करने की वजह है जो हम इंसानों ने किया। और इस नेचर के साथ छेड़छाड़, खिलवाड़ करने की वजह से आज आप देखें बहुत सारी रिसोर्सेज से हम धीरे धीरे महरूम होते जा रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, देखें पानी, वाटर, आपको मालूम है पूरी दुनिया में, आपको ज्योग्राफी में बताया गया होगा, हमारी अर्थ का, ग्लोब का ज्यादातर हिस्सा पानी से घिरा हुआ है। 1/4 लैंड है, 3/4 जो है पानी। इसके बावजूद
इतना सारा पानी होने के बावजूद आप ये देखेंगे बहुत सारा इसमें जो पानी है वो पीने लायक नहीं है। पीने लायक पानी बहुत कम है। वो पीने लायक पानी जो पोर्टेबल वाटर और ड्रिंकिंग वाटर जो होता है, जो कंज्यूम कर रहे हैं, वो नदियों में होता था। लेकिन नदियों का हाल आज की ये है, यमुना का हाल ये है, हमने उसको ओपन सीवर बना दिया। वो पानी जहरीला हो चुका है। अब उसके अंदर इतना जबरदस्त पोल्यूशन है, पोल्यूटेड केमिकल्स उसके अंदर हैं, उसके अंदर लेड है, आर्सेनिक है, कैडमियम है, मरकरी है। ये सारी चीजें वो पीने लायक हमने नहीं छोड़ा। जो रिवर्स हैं, गंगा है, यमुना है, नर्मदा है, जितनी भी नदियां हैं वो उनका बुरा हाल है। तो आपको इस चैप्टर में हम ये बताएंगे कि किस तरह से नेचर को कंजर्व करना जरूरी है। आपने एक वर्ड सुना होगा बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी, जो जंगल हो रहे हैं, फॉरेस्ट कवर है, ग्रीन कवर, धीरे धीरे वो क्या होता जा रहा है, श्रिंक होता जा रहा है। आपने एक नाम सुना होगा अमेज़न रेन फॉरेस्ट। उनको लंग्स ऑफ द प्लैनेट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? हमारी अर्थ में, हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर जो ऑक्सीजन है उसका ज्यादातर हिस्सा, ज्यादातर शेयर अमेज़न फॉरेस्ट की वजह से आता है। लेकिन अमेज़न फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, काटा गया बहुत सारी चीजों के लिए, ग्रेजिंग के लिए, लैंड हासिल करने के लिए, ग्रेजिंग के लिए और कामों के लिए अमेज़न फॉरेस्ट को और बहुत सारे रिसोर्सेस के लिए उसको रिमूव किया गया। आपको मालूम है दुनिया में एक एरिया हाईएस्ट रेनफॉल वाले एरिया माना जाता था जिसका नाम था चिरापुंजी। ज्योग्राफी में शायद पढ़ा हो आपने। चिरापुंजी वाज टर्म्ड एज अ हाईएस्ट रेनफॉल एरिया, लेकिन इट इज नो मोर कंसिडर्ड एज अ हाईएस्ट रेनफॉल एरिया। इसमें जितना पहले बारिश होती थी अब नहीं, अब ये हाईएस्ट रेनफॉल एरिया में काउंट नहीं होता। इसकी वजह है डिफॉरेस्टेशन, ग्रीन कवर को रिमूव किया गया है, किया जा रहा है, हम लोग कर रहे हैं। आप देखें हरे भरे पेड़ को हम काट देते हैं, किस लिए? अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, फर्नीचर के लिए, पेपर इंडस्ट्रीज को पूरा करने। पेपर इंडस्ट्री में जो पेपर बनता है वो वुडन पल्प से बनता है, और बहुत सारी चीजों के लिए हम नेचुरल नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। हम जंगलों को काट रहे हैं, जंगलों को काटने से बायोडाइवर्सिटी रिमूव हो रही है। बायोडाइवर्सिटी रिमूव होने की वजह से फूड चेन, जो वहां पे रहने वाले ऑर्गेनिजम्स थे, हमने उनका रहने की जगह छीन ली है, तो वो मजबूर है अपनी जगह को छोड़ने के लिए, जिसकी वजह से हो क्या रहा है, जब उनका हैबिटेट आपने छीन लिया, वो स्पीशीज क्या हो रही है? एक्सटिंक्ट। कुछ स्पीशीज लुप्त होने के कगार पे, एक्सटिंक्ट होने की कगार पे है, एंडेंजर्ड स्पीशीज, और कुछ लोग जो है, कुछ स्पीशीज खत्म हो चुके हैं। कोई स्पीशीज का नाम बता सकते हो जो अर्थ पर खत्म हुई है? डोडो बर्ड एक होता है, क्वागा, ज़ीब्रा की वैरायटी है जिसका नाम है क्वागा, वो भी खत्म हो गई। इस ऐसे ही कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जो अब खत्म होने की कगार पे हैं, कुछ हो चुकी हैं, कुछ खत्म होने के कगार पे हैं। कहा जा रहा है जो रेड डेटा बुक है उसके अंदर कई हजार स्पीशीज का नाम दर्ज है जहां पर खत्म होने की कगार पे। ये सारी स्पीशीज जो गायब हो रही हैं, खत्म हो रही हैं, इसकी वजह है, इसकी फिसाद की जो जड़ है वो इंसानों का रवैया, हम इंसानों का एक जो तरीका है, जिस तरह से हम नेचर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, वो वजह है। तो हम आपको नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर सबसे पहले बताने वाले हैं एटमॉस्फेयर के बारे में। एटमॉस्फेयर क्या है बच्चों? एक बड़ा कॉमन टर्म है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के बारे में आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा। इट इज डिफाइंड एज एन एनवेलप ऑफ गैसेस। हमारी जमीन के, हमारी पृथ्वी के, हमारी जमीन के अराउंड जो एटमॉस्फेयर है, जो एनवेलप है गैसेस का, आपको मालूम है हमारा जो एटमॉस्फेयर है, अर्थ घिरी हुई है, इधर देखो, इसमें लेयर है अलग अलग। आपने नाम सुना होगा ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आइनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। ये डिफरेंट लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की, इसमें गैसेस हैं। तो ये गैसेस की ये जो गैसेस हैं, ये एटमॉस्फेयर के अंदर, एटमॉस्फेयर इज अ क्लस्टर ऑफ गैसेस, एनवेलप ऑफ गैसेस, जो हमारी पृथ्वी, हमारी जमीन के अराउंड है, ये इस गैसेस के मिक्सचर को कहते हैं एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर आपके लिए और मेरे लिए जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। हम और आप जिस हवा में सांस ले रहे हैं, यहां पर ये ट्रोपोस्फेयर है, इसमें ऑक्सीजन है। आपको पढ़ा होगा आपने 78% हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। ये सारी गैसेस सही मिकदार में
जो खुदा ने हमारे एटमॉस्फेयर में रखी हैं वो सही मात्रा में, सही इक्वेशन प्रोपोर्शन में हमारी अर्थ में मौजूद है। लेकिन हो क्या रहा है, हमारी कुछ एक्टिविटीज की वजह से ये रेशो बिगड़ रहा है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग, पेड़ों को हम काट रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, फॉसिल फ्यूल को बर्न कर रहे हैं, तो उसकी वजह से कौन सी गैस बढ़ेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बढ़ने की वजह से सन से आने वाले जो इंफ्रारेड रेडिएशन है, धूप में जब खड़े होते हो, आपको धूप में खड़े होकर गर्मी किस चीज की वजह से लगती है? धूप में ऐसा क्या है जिससे आपको गर्मी लगती है? सनलाइट के अंदर आपने सुना होगा विबग्योर, ये विजिबल स्पेक्ट्रम है। ये लाइट होती है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये विजिबल स्पेक्ट्रम है। ये लाइट आप और मैं देख सकते हैं, लेकिन इसके बियॉन्ड एक लाइट होती है, रेडिएशन, इसका नाम क्या है? इंफ्रारेड। इसके बियॉन्ड लाइट होती है अल्ट्रावायलेट। ये अल्ट्रावायलेट को आप नहीं देख सकते, इंफ्रारेड को आप नहीं देख सकते, लेकिन जो आपको गर्मी लगती है धूप में, वो इसकी वजह से लगती है। किसकी वजह से? इंफ्रारेड। इंफ्रारेड वो रेडिएशन है जो हीट रेडिएशंस कहलाते हैं। आपको धूप में खड़े होकर गर्मी का जो एहसास होता है वो इंफ्रारेड की वजह से होता है। अब सुनिए, वो कह रहा है, आपने कभी देखा होगा, आपकी कार है, कार को अभी कभी धूप में आप खड़ी कर दीजिए, गर्मी के दिन है, और आप अपनी कार को कहीं धूप में खड़ा कर दीजिए बंद करके, ग्लासेस बंद करके, तो आप देखेंगे 2-3 घंटे के बाद जब अपनी कार का डोर ओपन करेंगे तो आप पाएंगे बाहर से ज्यादा गर्मी आपकी कार के अंदर होगी। क्यों? रीजन बच्चों? क्योंकि जो शीशा होता है, जो ग्लास होता है, उसकी प्रॉपर्टी होती है कि सन से आने वाले इंफ्रारेड रेडिएशन को ये एंटर होने के लिए अलाउ तो कर देता है, लेकिन रिफ्लेक्ट बैक नहीं होने देती। तो इसकी वजह से हीट अंदर ट्रैप हो जाती है, और हीट ट्रैप होने की वजह से अंदर का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है। तो अब क्या हो रहा है, जो हम लोग फॉसिल फ्यूल को बर्न कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, तो उसकी वजह से CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। तो ये CO2 हमारे एटमॉस्फेयर में जब बढ़ेगा तो सन से आने वाले जो इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं ये ज्यादा एब्जॉर्ब हो रहे हैं। जब CO2 ज्यादा होगी तो इंफ्रारेड ज्यादा एब्जॉर्ब, इंफ्रारेड को एब्जॉर्ब करती है CO2, इसको कहते हैं ग्रीन हाउस गैस। जब CO2 ज्यादा होगी तो इंफ्रारेड ज्यादा एब्जॉर्ब होगी, जब इंफ्रारेड ज्यादा एब्जॉर्ब होगी तो पूरे अर्थ, पूरे ग्लोब के ऊपर जो एटमॉस्फेयर में जो हीट रेडिएशन एब्जॉर्ब होंगे, जिसकी वजह से पूरे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो पोल्स पे जो आइस है, जो ग्लेशियर्स हैं, वो क्या होंगे? मेल्ट होंगे, और हो रहा है। और पानी के अंदर जो ग्लेशियर्स हैं, आइसबर्ग हैं, बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ हैं, टुकड़े हैं, वो मेल्ट हो रहे हैं, और मेल्ट होने की वजह से समुद्र का जो लेवल है पानी का, वो धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। और जब वो पानी का लेवल ऊपर आ रहा है तो जो कंट्रीज पानी के किनारे हैं, निचले स्तर पे हैं, नीचे इलाके हैं, निचले इलाके हैं, जब पानी ऊपर चढ़ेगा तो वो उन कंट्रीज के पानी में डूबने का खतरा बढ़ गया है। इस पूरे अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ा है, इसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और उस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एक नाम सुना होगा आपने, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ गई हैं वेदर के अंदर, मौसम के अंदर अनएक्सपेक्टेड जो चेंजेस आ रहे हैं, दैट इज आल्सो बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। तो एटमॉस्फेयर के अंदर, एक तो आपको ये बताया, एटमॉस्फेयर इज डिफाइंड एज अ मिक्सचर और एनवेलप ऑफ गैसेस व्हिच इज प्रेजेंट अराउंड द अर्थ। इसमें हर गैस का अपनी इंपॉर्टेंस है। इसमें एक नाम सुना होगा आपने, एटमॉस्फेयर के अंदर जो सेकंड वाली लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, उसमें गैस है कौन सी? ओजोन। हमारे एटमॉस्फेयर में एक गैस है ओजोन। ये ओजोन जो गैस है, यूजफुल है, हार्मफुल है? ओजोन गैस हमारे लिए यूजफुल है, हार्मफुल? ओजोन बहुत ज्यादा हार्मफुल गैस है। अगर ये एटमॉस्फेयर की नीचे वाली लेयर में आ जाए, अगर ये ट्रोपोस्फेयर में आ जाए, नीचे वाली लेयर में आ जाए, जिसमें हम और आप सांस लेते हैं, हमारे लिए भी हार्मफुल है, जानवरों के लिए भी हार्मफुल है, पौधों के लिए भी हार्मफुल है ओजोन। लेकिन खुदा ने इसको नीचे वाली लेयर के बजाय सेकंड वाली लेयर में रखा है। कहां पर? स्ट्रेटोस्फेयर में। यहां पर ये हमारी अर्थ के लिए, हमारी धरती के लिए एक कवच का काम करती है, शील्ड का काम करती है। और ये ओजोन जो लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर में, ये हमारी अर्थ को बचाती है किससे? यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जो खतरनाक रेडिएशंस हैं, सन से आने वाले जो मुज़िर वो शुआएं हैं,
जो रेडिएशंस हैं उनको हमारी अर्थ से बचाती है। लेकिन आपने ये सुना होगा ओजोन लेयर जो है, नासा और कई सारे स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस की ने सैटेलाइट्स की पिक्चर से इस बात को कंफर्म किया है कि पिछले कुछ दशकों में, पिछले कुछ डेकेड्स में हमारी अर्थ के ऊपर जो एंटार्क्टिका है, एंटार्क्टिका के ऊपर एक बड़ा सा एरिया के अंदर ओजोन के अंदर